हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है उसकी विशेषताएं हम लोगों ने देख ली थी और उसके जो न्याय के प्रकार बताए थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। वो किस तरीके के विचारक थे वो सब हम लोगों ने देखते लिया था। और न्याय पर जो बुक्स हैं वो भी हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। और अभी हम आज देखेंगे जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना। तो पहले तो हम जो नॉर्मल आलोचना है किस किस के द्वारा की गई वो सब देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग थिंकरों के द्वारा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना किस तरीके से की गई है, क्या क्या उनके द्वारा कहा गया है। तो हम सबसे पहले आज देखते हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना में जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं वो कहते हैं कि जॉन रॉल्स आरक्षण पर बल देकर प्रगति योग्यता को भुला देता है। और इस तरीके से ये कहते हैं कि इन्होंने मतलब आरक्षण का जो पर बल जो दिया है, मतलब आरक्षण पर बहुत अधिक इन्होंने बल दिया। तो इस कारण से जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं जो सिर्फ योग्यता की बात करते हैं और प्रहरी राज्य की संकल्पना देते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात नहीं करते हैं, तो वो ये कहते हैं स्वेच्छातंत्रवादी जो कि परंपरागत जो उदारवाद है उसकी पुनरावृत्ति के रूप में जिनको जाना जाता है, वो कहते हैं कि इन्होंने आरक्षण पर बल देकर प्रगति को भुला दिया है, यानी योग्यता को भुला दिया है। नेक्स्ट इनकी आलोचना की बात करते हैं कि समाजवादी कहते हैं कि जॉन रॉल्स पूंजीवाद में ही न्याय ढूंढता है, जबकि पूंजीवाद में न्याय की स्थापना संभव नहीं है। जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि जॉन रॉल्स में ही पूंजीवाद जो है पूंजीवाद में ही न्याय ढूंढता है, जबकि पूंजीवाद में न्याय की स्थापना संभव नहीं है। थर्ड इसकी आलोचना की जाती है कि समुदायवादियों के द्वारा, समुदायवादी यानी जो बंधुता पर बल देते हैं और समाजवादी किस पर बल देते हैं, समानता पर। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। समाजवादियों ने तो क्या कहा कि जॉन रॉल्स पूंजीवाद में ही न्याय ढूंढता है, जबकि पूंजीवाद में न्याय की स्थापना संभव नहीं है। उसके बाद जो समुदायवादी हैं जो बंधुता पर बल देते हैं और कर्तव्य पालन की उपेक्षा करते हैं, वो कहते हैं, जिसमें एक माइकल वाल्जर हैं, उन्होंने अपनी बुक स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, ये बुक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। माइकल वाल्जर की बुक का नाम स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में लिखते हैं कि जॉन रॉल्स सभी क्षेत्रों में समान न्याय के नियम लागू करता है, जबकि अलग अलग क्षेत्रों में न्याय के नियम अलग अलग होने चाहिए तथा रॉल्स को सरल जो समानता है उसके स्थान पर जटिल समानता को अपनाना चाहिए। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी एग्जाम आया था कि जटिल समानता की बात कौन करते हैं, तो माइकल वाल्जर करते हैं। और ये जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जॉन रॉल्स को सरल समानता के स्थान पर जटिल समानता को अपनाना चाहिए। और इसमें ये अपनी बुक स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में लिखते हैं कि जॉन रॉल्स सभी क्षेत्रों में समान न्याय के नियम लागू करता है, जबकि अलग अलग क्षेत्रों में न्याय के नियम अलग अलग होने चाहिए। तो इस तरीके से समुदायवादी माइकल वाल्जर जो है वो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं। और उसमें अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि समुदायवादी जो माइकल सैंडल हैं, समुदायवादी में माइकल वाल्जर का हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो माइकल सैंडल हैं वो कहते हैं कि न्याय समाज और सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण नहीं है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो नोट में देखा था कि जो जॉन रॉल्स हैं वो कहते हैं कि जो न्याय समाज और सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है ये रॉल्स ने माना था, जबकि यहाँ पर जो माइकल सैंडल हैं वो आलोचना करते हुए कहते हैं कि न्याय प्रथम सद्गुण नहीं हो सकता है ना। तो न्याय समाज और सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण नहीं हो सकता। उसके बाद एलन रॉय कहते हैं कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत की इतनी आलोचना हुई कि उसे उद्योग का स्तर प्राप्त हो गया है। एलन रॉय के अनुसार रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसकी इतनी आलोचना हुई कि उसे उद्योग का स्तर प्राप्त हो गया। तो एलन रॉय का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्रायन बेरी। ब्रायन बेरी कहते हैं कि ब्रायन बेरी कैसे हैं, उदार समतावादी। ये जो हम लोगों ने देखा माइकल वाल्जर ये समुदायवादी थे, माइकल सैंडल ये भी समुदायवादी थे, एलन रॉय ये भी समुदायवादी थे, और जो ब्रायन बेरी हैं ये उदार समतावादी हैं। ये कहते हैं उदार समतावादी यानी जॉन रॉल्स भी तो उदार समतावादी हैं।
तो जो सकारात्मक उदारवाद की जो पुनरावृत्ति के रूप में उदार समतावाद को जाना जाता है, तो उदार समतावादी जो ब्रायन बेरी हैं वो कहते हैं कि रोल्स के न्याय में हर्बर्ट स्पेंसर के संशयवाद की झलक मिलती है। तो इसमें ये क्या कहते हैं ब्रायन बेरी कहते हैं कि रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसमें हर्बर्ट स्पेंसर के संशयवाद की झलक मिलती है। वो कहते हैं कि एक तरफ तो ये आरक्षण की बात करते हैं, है ना, और दूसरी तरफ ये योग्यता की भी बात करते हैं, और जब ये इन दोनों में एक के कंपैरिजन अगर बात करते हैं तो ये आरक्षण को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इनको समझ में ही नहीं आता कि इनकी नज़र में न्याय महत्वपूर्ण है, प्रगति महत्वपूर्ण है कि न्याय महत्वपूर्ण है ना। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर भी ऐसे ही थिंकर हैं जो कि उदार समतावादी हैं। तो ये कहते हैं कि मतलब इनको समझ में ही नहीं आता कि ये मतलब किस पर जाएं, न्याय पे जाएं या प्रगति पर जाएं। तो रोल्स के न्याय में हर्बर्ट स्पेंसर के संशयवाद की झलक मिलती है। तो ऐसा कौन कहते हैं? ब्रायन बेरी। उसके बाद हम देखते हैं आलोचना में अगला पॉइंट, उदार समतावादी जो सीबी मैकफर्सन हैं वो अपनी बुक डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे इन रिट्राइवल 1973 में जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि इनकी अवसर की समानता नकारात्मक है, उससे विकासात्मक शक्ति का उदय नहीं हो सकता और यह वर्ग विभाजन के लिए को बनाए रखेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो उदार समतावादी हैं सीबी मैकफर्सन, उनकी बुक है डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे इन रिट्राइवल 1973 की बुक है, और इसमें रोल्स के जो न्याय सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इनकी अवसर की समानता नकारात्मक है, उससे विकासात्मक शक्ति का उदय नहीं हो सकता क्योंकि यह वर्ग विभाजन को बनाए रखेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मैकफर्सन आगे लिखते हैं कि रोल्स उदारवादी न्याय प्रस्तुत करता है, वैश्विक न्याय नहीं। तो मैकफर्सन क्या कहते हैं कि रोल्स उदारवादी न्याय तो प्रस्तुत करता है लेकिन वैश्विक न्याय प्रस्तुत नहीं करता। ओके, अब हम देखते हैं आगे। नारीवादी हैं सुसेन मोलर ओकिन। तो नारीवादी सुसेन मोलर ओकिन अपनी बुक जस्टिस जेंडर एंड फैमिली में 1989 में लिखते हैं कि रोल्स न्याय के समझौते का अधिकार पुरुषों को देता है, महिलाओं को की उपेक्षा करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये नारीवादी हैं और ये अपनी बुक में कहती हैं कि जो रोल्स का न्याय सिद्धांत है, जो समझौते का अधिकार है, वो सिर्फ पुरुषों को देता है, इसमें महिलाओं की वो उपेक्षा करता है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की अमर्त्य सेन और जो रोनाल्ड डवर्किन हैं उनके द्वारा समीक्षा की जाती है, यानी आलोचना की जाती है। और अमर्त्य सेन कहते हैं कि द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन की काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009 की बुक है। और इसमें ये कहते हैं कि पुस्तक में जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत में कुछ कमियां पाते हैं और जॉन रोल्स की प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण के बाद पुनः असमानता आ जाएगी क्योंकि जॉन रोल्स प्राथमिकता कैपेबिलिटी की उपेक्षा करते हैं। इसमें क्या कहते हैं अमर्त्य सेन? अमर्त्य सेन कहते हैं कि जॉन रोल्स ने ये जो बताया था ना, प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण के बाद पुनः असमानता आ जाएगी, क्योंकि जॉन रोल्स की जो प्राथमिक वस्तुएं बताई थी ना, उन्होंने अपने पहले वाले जो सबसे पार्ट फर्स्ट है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जॉन रोल्स की जो प्राथमिक वस्तुओं के बारे में और जॉन रोल्स का जो न्याय सिद्धांत था उसमें उन्होंने प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के बारे में उन्होंने नियम बनाए थे और उन्होंने कुछ तो सामाजिक वस्तुएं बताई थी, कुछ प्राकृतिक वस्तुएं बताई थी। तो जो सामाजिक वस्तुएं, जो सोशल गुड्स की उन्होंने जो बात की थी उसमें उन्होंने पद, अधिकार, स्वतंत्रता जो है वो लिया था। और जो प्राकृतिक वस्तुएं थी, जो नेचुरल गुड्स था, उसमें उन्होंने बुद्धि और स्वास्थ्य को लिया था, जो कि इतने इम्पोर्टेंट इन्होंने नहीं बताया। और जो सामाजिक वस्तुएं यानी सोशल गुड्स है ना, उसको इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया और कहा इसमें क्या क्या आएगा सामाजिक वस्तुओं में, पद, अधिकार और स्वतंत्रता। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन उसी बात की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो जॉन रोल्स में जो प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण की जो बात की है
उसके बाद जो है पुनः असमानता आ जाएगी, है ना। सब लोग पद, अधिकार और स्वतंत्रता को लेके आपस में मतलब समानता तो रहेगी नहीं। तो क्योंकि जॉन रॉल्स की जो प्राथमिक कैपेबिलिटी की यहाँ पर प्राथमिकता की उपेक्षा कर देते हैं। प्राथमिकता की उपेक्षा यानी जो रोटी कपड़ा मकान है उसकी वो उपेक्षा कर देते हैं। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन इस तरीके से इनकी आलोचना करते हैं। आगे अमर्त्य सेन कहते हैं कि अमर्त्य सेन वैसे ना सामर्थ्यवान के उदाहरण देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम DSSB में आया हुआ है कि सामर्थ्यवान के उदाहरण पर कौन थिंकर जो है वो बल देते हैं, तो अमर्त्य सेन देते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, अमर्त्य सेन कहते हैं कि जॉन रॉल्स आरक्षण को सबसे अंत में लागू करता है और जबकि आरक्षण को सबसे पहले लागू करना चाहिए। इसी संदर्भ में अमर्त्य सेन का कथन है कि जॉन रॉल्स बांसुरी तो सबको बांटते हैं लेकिन बजाना किसी को नहीं सिखाते। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो जब लागू करने का जो नियम क्रियान्वयन का उनका नियम है उसमें वो आरक्षण को सबसे लास्ट में लागू करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, समान स्वतंत्रता का नियम की बात करते हैं। उसके बाद सामाजिक आर्थिक नियम की बात करते हैं। सामाजिक आर्थिक नियम में वो 2 तरीके का नियम बताते हैं, एक तो तर्क संगत भेदभाव और दूसरा बताते हैं वो अवसर की समानता। तो जो तर्क संगत भेदभाव है यानी ए का जो पॉइंट है वो लास्ट में रखते हैं। और जब क्रियान्वयन का नियम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो वो अपने क्रियान्वयन के नियम में समान स्वतंत्रता के नियम को लेते हैं और दूसरा वे अवसर की समानता यानी 2B की बात करते हैं और थर्ड में सबसे लास्ट में जो है वो तर्क संगत भेदभाव यानी आरक्षण की बात करते हैं वो। तो जो अपनी जो संविधान का जो आर्टिकल है 16, 3, 4 और 5 और 6 इसको वो सबसे अंत में लागू करने की बात करते हैं। और जो अवसर की समानता जो अपने संविधान के आर्टिकल 16, 1 और 2 में दिया गया है उसको वो सब पहले लागू करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन उसी बात की समीक्षा करते हैं यानी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये जो आरक्षण का उनका लागू करने का जो नियम है वो सही नहीं है। क्योंकि जैसे नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो कोई लड़की है ना, महिला के लिए कुछ आरक्षण है, यदि उसको सबसे लास्ट में जब उसका या तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, जब उसको आरक्षण की बात आती है करते हैं देते हैं मतलब, और यदि या फिर मतलब उसके लिए आरक्षण क्या महत्व रखेगा, नहीं रखेगा। जब आरक्षण की बात है जैसे कि एज में छूट हो या फिर फीस में छूट हो या फिर कुछ जैसे 33% का आरक्षण, तो वो पहले अगर दिया जाएगा तभी ना वो आगे बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अमर्त्य सेन जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की इसी आधार पर आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट में जब आरक्षण को लागू करना है तो फिर समर्थन ही क्यों करते हो, सिर्फ योग्यता की बात करो, है ना। जब जैसे परंपरावादी सिर्फ योग्यता की बात करते हैं, आरक्षण का वो विरोध करते हैं, वो सिर्फ राज्य को एक प्रहरी राज्य की बात करते हैं, वो कानूनी या राजनीतिक प्रभुसत्ता की बात करते हैं। जब इस तरीके से मतलब कानूनी या राजनीतिक समानता की वो बात करते हैं, है ना। तो जब हमें रखना ही है, हमें योग्यता पर ही बल देना है, तो योग्यता के अकॉर्डिंग रखो, फिर आरक्षण का तुम लोग समर्थन क्यों कर रहे हो। तो इसी आधार पर अमर्त्य सेन जो है वो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करता है और कहता है कि जो इन्होंने न्याय के नियम का जो क्रियान्वयन जो नियम है वो ही इनका गलत है, उसका कोई फायदा तो है नहीं, वो फालतू में ऐसे न्याय के नियम का मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरीके से ये इनकी आलोचना करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं और फिर इसी आधार पर उनका एक कथन भी है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जॉन रॉल्स बांसुरी तो बांटते हैं पर बजाना नहीं सिखाते। तो ये कथन किसका है, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तो ये है अमर्त्य सेन का। अब हम आगे आलोचना में देखते हैं कि अमर्त्य सेन कहते हैं कि रोल्स की जो मूल स्थिति है वो भी काल्पनिक है। जिसमें मूल स्थिति जो रोल्स ने जो मूल स्थिति बताई थी अपने उसमें न्याय के सिद्धांत में, तो मूल स्थिति में जैसे रोल्स कहते हैं कि एक मतलब जो मूल स्थिति में व्यक्ति जो है उसको किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं होगी, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों को मतलब एक आदर्श समाज जो है वहाँ पर रहेगा, है ना। और ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम लाभ हो। इस तरीके की बात जो है वो मूल स्थिति में रोल्स के द्वारा की जाती है। और मूल स्थिति में यहाँ रोल्स की जो ओरिजिनल जो पोजीशन है उसकी बात होती क्या, मतलब होती क्या ओरिजिनल पोजीशन।
तो उसमें ये कहते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति में छल कपट बेईमानी का ज्ञान वो सब नहीं होगा, है ना। जब ये नहीं होगा तो समाज में कोई असमानता ही नहीं आएगी। जब व्यक्ति के अंदर मन में किसी तरीके का कोई छल कपट बेईमानी नहीं है तो फिर समाज में असमानता नहीं आएगी। और जो व्यक्ति होगा वो सद्गुणी होगा, विवेकशील होगा, उसे मतलब लाभ हानि कम ज़्यादा इस तरीके का कोई पता ही नहीं होगा। तो इस तरीके से जो व्यक्ति है वो एक तो नैतिक बंधन में बंधे होंगे, है ना। नैतिकता के नियमों का कठोरता से पालन भी हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो रूसो, लोक और कांट से प्रभावित है। तो अगर वैसे बात करते हैं तो कांट के जो फल निरपेक्षतावाद जो सिद्धांत था उससे भी ये प्रभावित थी, जो मूल स्थिति थी वो। तो यहाँ पर रोनाल्ड डवर्किन जो है उनके द्वारा भी इसकी आलोचना की जाती है, रोल्स के न्याय सिद्धांत की। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि रोल्स की जो मूल स्थिति है वो काल्पनिक है ना, वहाँ पर वास्तविकता का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस तरीके से उनकी आलोचना की जाती है। अब हम देखते हैं रोनाल्ड डवर्किन के द्वारा रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना। तो रोनाल्ड डवर्किन कहते हैं कि उदार समतावादी तथा संसाधन समतावादी रोल्स स्टोकोवस्की की भांति हैं, क्योंकि यह संसाधनों के समान वितरण की योजना पर बल देते हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। रोनाल्ड डवर्किन क्या कहते हैं कि ये उदार समतावादी तथा संसाधन समतावादी हैं, क्योंकि यह संसाधनों के समान वितरण की योजना पर बल देते हैं। रोनाल्ड डवर्किन की महत्वपूर्ण बुक कौन कौन सी हैं, तो वो है व्हाट इज इक्वालिटी 1981 और दूसरी है टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977। तो ये दोनों बुक इम्पोर्टेंट हैं और हमें ध्यान रखनी है। रोनाल्ड डवर्किन की कौन कौन सी बुक्स हैं, एक तो व्हाट इज इक्वालिटी यानी कि समानता क्या है 1981 की है, और दूसरा टेकिंग राइट्स सीरियसली तो 1977 की बुक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं सोवरेन वचू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इक्वालिटी, ये 2000 की बुक है। तो ये भी रोनाल्ड डवर्किन की बुक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये एच.एल. हेड के शिष्य थे रोनाल्ड डवर्किन, ये हमें ध्यान रखना है। इनके गुरु का नाम क्या था, एच.एल. हेड। ओके, अब हम आगे देखते हैं रोनाल्ड डवर्किन का कि ये एक तो हरक्यूलियस की बात करते हैं, है ना। और मतलब न्याय का देवता होता है हरक्यूलियस, है ना। तो इसकी ये बात करते हैं। दूसरा रोल्स की जो अज्ञान के पर्दे की जो पीछे की स्थिति, अज्ञान के पर्दे की पीछे की स्थिति यानी जिसमें इन्होंने बताया था ना कि व्यक्ति को छल कपट बेईमानी का ज्ञान नहीं होगा, तो उसकी आलोचना करते हैं। थर्ड, इन्होंने हेबरमास आदर्श भाषण की बात की, तो यहाँ पर उनके न्याय सिद्धांत की आलोचना की। फोर्थ, इनका माइकल ऑक्सार्ट की जो वार्तालाप की बात है इसका ये समर्थन करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं रोनाल्ड डवर्किन और हरक्यूलियस स्थिति यानी नैतिक दुविधा की स्थिति। ये हरक्यूलियस क्या है, यहाँ पर नैतिक दुविधा की स्थिति। इसमें वितरण की दो प्रक्रियाएं बताते हैं, एक तो महत्वाकांक्षा या संवेदनशीलता, दूसरा इसमें बताते हैं बीमा। तो जो महत्वाकांक्षा या संवेदनशीलता है उसमें, जैसे महत्वाकांक्षा में तो इन्होंने बता दिया कि किसी व्यक्ति को 10 तरीके की 10 रुपये दे दिए जाते हैं ना, दूसरा व्यक्ति उसको 12 रुपये दे दिए जाते हैं। जो 10 रुपये जिसको दिए जाते हैं वो तो क्या करता है 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से वो 100, 100 से वो 200 कर लेता है ना। तो वो तो हो गया महत्वाकांक्षा व्यक्ति। दूसरा होता है संवेदनशीलता, जिसको 12 रुपये दिए, मतलब 10 वाले से 2 रुपये अधिक भी दिए उसको, लेकिन उसने क्या किए, वो खर्च कर दिए, अपने ऐशो आराम में कर दिए, इधर उधर के फिजूल खर्च कर दिया। उसके बाद वो आराम से अपना बैठ गया कि मेरे को तो और मदद चाहिए। तो इस तरीके से ये मदद उसको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो दूसरे को 10 रुपये मिले थे जबकि उससे 2 रुपये कम मिले थे, लेकिन उसने 1 बाय 1 पर डे करके और अपना उसने अच्छा मतलब उसमें किया। तो इसीलिए जो संवेदनशील था उसने क्या किया, अपने ऐशो आराम में खर्च किए और अपना आराम से सो के अपना खा पी के और सो गया, तो उससे तो उसका तो होगा नहीं। तो इस तरीके से वितरण की उन्होंने 2 प्रक्रियाएं बताई और दूसरी प्रक्रिया बताई उन्होंने बीमा की, जो हम अभी देखते हैं। तो रोल्स ने जो रोनाल्ड डवर्किन है उनके अनुसार मान लीजिए कि एक समूह है और जहाज के खराब होने के कारण एक द्वीप पे
जो समूह में पहुंच जाता है और वहां पर उन्हें मोती मिलते हैं। और ये मोती, ये समूह जो वो हरक्यूलियस स्थिति में मोती वितरण के लिए निम्न 2 नीतियां अपनाएगा। अब जो जहाज है वहां बैठे व्यक्तियों को मोती मिलते हैं, है ना, तो इसी को जो है वो हरक्यूलियस स्थिति कहता है। इसमें कहता है कि महत्वाकांक्षा और संवेदनशीलता, तो महत्वाकांक्षा के आधार पर तो मोतियों का समान वितरण किया जाता है। भविष्य में इनमें असमानता आती है तो पिछड़ा व्यक्ति आरक्षण की मांग करता है, जबकि ड्रोकिन के अनुसार ऐसा व्यक्ति विकल्प भाग्य से पीड़ित है, वह ईर्ष्या के आधार पर आरक्षण की मांग करता है। परंतु संवेदनशीलता अर्थात बुरे भाग्य से पीड़ित व्यक्ति को जैसे जैसे महिला निम्न समाज को अधिक मोती मिलते हैं, है ना, तो मतलब ये कहते हैं कि बुरे भाग्य से जो पीड़ित व्यक्ति है ना, उसको तो भले ही ज़्यादा मोती मिले, है ना, और वो ठीक है, मतलब मिलना भी चाहिए। जैसे निम्न वर्ग है, निम्न समाज में भी अधिक मोती मिलने चाहिए। महिला जो है वो तो भाई प्रकृति नहीं बनाया, तो उसको थोड़ा सा उसकी मतलब ध्यान रखते हुए महिला को तो मतलब उसको अधिक मोती मिले। लेकिन जो वैकल्पिक भाग्य से पीड़ित हैं, जो मतलब ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है या इधर उधर खर्च करता है, तो उसको मतलब मोती कम मिलने चाहिए। कम क्या, उसको नहीं भी मिलने चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास टिकेंगे तो है नहीं। तो इसीलिए उन्होंने ये सब बताया था, महत्वाकांक्षा और संवेदनशीलता। दूसरा उन्होंने बताया बीमा योजना। तो बीमा योजना में उन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक दुर्घटना से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो सभी व्यक्तियों को आरक्षण मिलना चाहिए। प्राकृतिक दुर्घटना मतलब जैसे भाई किसी के कोई दिव्यांग है ना, कोई मतलब जन्म से ही अंधा है, तो इस तरीके के जो व्यक्ति हैं उनको मोती मिलना चाहिए, मतलब उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो एरिक रोकोवस्की की प्रसिद्ध बुक है एक इक्वल जस्टिस, तो ये बुक हमें ध्यान रखनी है। एरिक रोकोवस्की की है इक्वल जस्टिस, तो ये बुक भी हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। फिर है भाग्य समतावाद की बात करते हैं कि प्राकृतिक दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को बीमा मिलना चाहिए, ये बात हम लोगों ने की थी। तो इसमें रोनाल्ड ड्रोकिन जो प्रथम भाग्य समतावादी विचारक भी जिनको कहा जाता है, और भी कौन कौन से हैं इसमें, जो कि ये मानते हैं कि प्राकृतिक दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को बीमा यानी इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो कौन कौन से थिंकर हैं, रोनाल्ड ड्रोकिन, जॉन रोमर, एरिक रोकोवस्की, रिचर्ड अर्नेसन, कोक चोरटेन और गोराल्ड कोहेन। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन कौन से थिंकर हैं। एक तो रोनाल्ड ड्रोकिन, जॉन रोमर, एरिक रोकोवस्की और रिचर्ड अर्नेसन, कोक चोरटेन, गोराल्ड कोहेन। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कैसे विचारक हैं, ये भाग्य समतावादी हैं। और प्रथम भाग्य समतावादी किसको कहा जाता है, रोनाल्ड ड्रोकिन को। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो है वो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना के बारे में डिस्कस किया है। और आगे की वीडियो में हम लोग जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का जो महत्व है वो देखेंगे, और इस तरीके से हमारा अलग अलग थिंकरों ने मतलब किस तरीके से इसका महत्व बताया है, तो वो सब हम अब हम देखते हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का महत्व। तो एमी गेटमैन के शब्दों में जॉन रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत है उसमें लोकतांत्रिक समाजवाद की झलक हमें दिखाई देती है। तो किसने कहा ये, एमी गेटमैन ने क्या कहा कि जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसमें हमें लोकतांत्रिक समाजवाद की झलक दिखाई देती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि समाजवाद, थोड़ा सा देखते हैं समाजवाद क्या है। जैसे इन्होंने बताया ना एमी गेटमैन ने, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो समाजवाद समानता की बात करता है, विशेष रूप से जो आर्थिक समानता को ये महत्वपूर्ण मानता है, और कहता है कि इसके अनुसार उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण जो है वो होना चाहिए। तो उत्पादन के साधनों पर समाजवाद मतलब समाज का नियंत्रण जो है उसकी बात करता है समाजवाद। और समाजवाद के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें काल्पनिक समाजवाद, साम्यवादी, क्रांतिकारी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में भी जैसे जर्मन समाजवाद, फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, तो और उसके बाद है इस तरीके से समाजवाद के ये प्रकार भी होते हैं। और अब हम देखते हैं कि नव मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि नव मार्क्सवाद जैसे जो विचारक हैं वो भी इसके जॉन रॉल्स के नए सिद्धांत को महत्व को मतलब मानते हैं, और प्रगति और न्याय में समन्वय की बात करता है, एक महत्व ये भी है इसका।
फोर्थ इसका है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत परंपरागत राजनीतिक दर्शन को बढ़ावा देता है। जैसा कि आई एम यंग, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आई एम यंग के द्वारा जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने जो न्याय का जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य जो है वो दिया था न्याय का, तो उसमें 1971 की बुक है और इसको एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं और टर्निंग पॉइंट में ये परंपरावाद को बढ़ावा देता है। इस तरीके के विचार जो हैं वो आई एम यंग जो है वो कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो नरजातीयता संघर्ष यानी गोरे काले का जो भेद है उसकी मतलब धर्म जाति संस्कृति के आधार पर जो संघर्ष है उसको दूर करने में भी महत्वपूर्ण रहा है। तो इस तरीके से इसका महत्व है। नेक्स्ट जो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है उसमें जैसे विभिन्न विद्वानों ने जॉन रॉल्स के समान आरक्षण को अपनाया है, जिसमें जॉन रोमर है, उन्होंने निःशुल्क शिक्षा को अपनाया। ब्रूस एकरमैन है, उन्होंने शेयर धारक, और रोकोवस्की ने बीमा। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने जो है रोल्स के समान आरक्षण को भी अपनाया है। तो यहाँ भी उनका महत्व हमें दिखाई देता है। और हम अभी आगे बात करते हैं फिलिप वॉन पेरियन। तो फिलिप वॉन पेरियन जो हैं इनका जन्म 1951 में बेल्जियम में हुआ था और ये राजनीतिक दार्शनिक व राजनीतिक अर्थशास्त्री हैं। तो इस तरीके से ये न्यूनतम गारंटीकृत आय आधारभूत आय की संकल्पना देते हैं और रियल डेमोक्रेसी यानी फ्रीडम, उन्होंने करने योग्य करों की छूट और न्यूनतम आय की इन्होंने बात की, भाषाई न्याय और भाषाई कर की इन्होंने बात की। तो इस तरीके से फिलिप वॉन जो पेरियन है वो भी रोल्स के समान ही न्याय को जो है वो इम्पोर्टेंट बताते हैं और इसके न्याय के महत्व को स्वीकार करते हैं। उसके बाद जो डेनियल वेल हैं रोल्स के न्याय सिद्धांत के लिए कहते हैं कि इसमें समाजवादी नैतिकता भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समाजवादी नैतिकता। उसके बाद हम देखते हैं जॉन रोल्स से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं वो रोल्स की जो कुछ अन्य पुस्तकें हैं, जैसे एक तो है ऑन बैकग्राउंड जस्टिस 1993 की, और दूसरा है लेक्चर्स ऑन द थ्योरी ऑफ मॉरल फिलोसफी, ये 2000 की बुक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। कुछ अन्य बुक कौन कौन सी हैं? एक तो ऑन बैकग्राउंड जस्टिस 1993, दूसरी है लेक्चर्स ऑन द थ्योरी ऑफ मॉरल फिलोसफी 2000 की बुक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद जॉन रोल्स पर आधुनिक विद्वानों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो, तो एक तो है सैमुअल फ्रीमैन रोल्स की जो ओरिजिनल पोजीशन है, एक तो रूल की बात करते हैं रोल्स की, और दूसरी है ओरिजिनल पोजीशन जो है उसकी सैमुअल फ्रीमैन, और एक है बी एन रॉय की जॉन रोल्स एंड जस्टिस थ्योरी। तो बी एन रॉय की बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आज हमारा जॉन रोल्स कंप्लीट होता है और उसके बाद हम अलग अलग विद्वानों के जो न्याय के सिद्धांत दिए हैं वो हम आगे के वीडियो नोट में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि जॉन रोल्स आपको समझ में आया होंगे। हमने 3 पार्टों में छोटा छोटा पार्ट लेके हम चले थे और 3 पार्टों में जॉन रोल्स को कंप्लीट किया है। तो होप करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।